Hello students, welcome to Aryan Padhaku. I am your biology mentor Smriti Pandey. So today we are discussing about breathing and exchange of gases, जो हमारे क्लास 11th का एक चैप्टर है और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इसमें ये है कि हम लोग ब्रीदिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इनहेल या एक्सहेल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पूरा यही प्रोसेस है, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले दिया हुआ है गिव द नेम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ पे बताना है ये जो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले दिया है फ्लैटवर्म, दूसरा दिया है बर्ड्स, तीसरा है फ्रॉग और चौथा है कॉकरोच। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर हम लोग फ्लैटवर्म की बात करें तो फ्लैटवर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। फ्लैटवर्म का जो बॉडी सरफेस होता है ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो अपर सरफेस होता है, जैसे हमारी सरफेस जो है दैट इज स्किन, तो उनमें भी जो बॉडी सरफेस होता है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। बॉडी सरफेस क्लियर। नाउ दूसरी बात करें अगर हम लोग बर्ड्स की, तो बर्ड्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। बर्ड्स अपने लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है थ्रू लंग्स। तीसरी चीज यहाँ पे दी हुई है फ्रॉग। फ्रॉग में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो फ्रॉग के कई सारे पार्ट्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप देखिए स्किन लिखा हुआ है, बकोफेरेग्नल लाइनिंग एंड लंग्स, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं फ्रॉग में। फाइन, और चौथी चीज जो लिखी हुई है दैट इज कॉकरोच, और कॉकरोच में रेस्पिरेशन होता है थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है कॉकरोच में। समझ में आया। देखिए जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस का तो हम लोग को अभी डिस्कस ही करना है, बाकी अदर जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, तो इन सब में अलग अलग पार्ट्स रेस्पिरेशन करते हैं। अब उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी पार्ट किसका रेस्पिरेशन करता है। फाइन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स विथ सुटेबल डायग्राम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लंग्स के बारे में डिटेल देना है और हमें उसका सुटेबल एक डायग्राम भी बनाना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है और वहाँ पे डायग्राम बनाने को लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं बच्चों तो उसमें कंटेंट चाहिए, डायग्राम चाहिए, और बायो का पेपर ऐसा है जिसमें डायग्राम मस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है कि डायग्राम बनाइए, सुटेबल डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करिए, और लॉन्ग क्वेश्चन है वो, तो भी आपको डायग्राम वहाँ पे बना देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने आंसर पे। ह्यूमंस के पास कितने लंग्स होते हैं। ह्यूमंस के पास 2 लंग्स होते हैं। फाइन, ह्यूमंस हैव 2 lungs, राइट एंड अदर वन इज लेफ्ट साइड। ये कहाँ होते हैं, सी क्या होता है इनमें, ये जो लंग्स होते हैं चेस्ट रीजन जो होता है कवर्ड होता है डबल लेयर्ड ऑफ प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सी क्या होता है, चेस्ट लेयर जो होती है ना, चेस्ट का जो रीजन होता है वो कवर्ड होता है डबल लेयर्ड ऑफ प्लूरा से। फाइन, अब ये कवर क्यों होता है, ताकि जब इसमें मान लीजिए कभी कभी फ्रिक्शन के केसेस ना हो जाए। कभी कभी फ्रिक्शन होगा तो स्किन, अब ऑर्गन है, फ्रिक्शन हो सकता है, पास पास है दोनों, तो वो फ्रिक्शन के चांसेस ना हो, इसलिए यहाँ पे डबल लेयर्ड प्लूरा होते हैं और उसमें लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ओके, जिस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है लंग्स के सरफेस का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लंग्स के सरफेस की बात कर रहे हैं। फाइन, नाउ यहाँ पे एक ट्रायंगल बैग्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एंड द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। ट्रायंगल शेप का एक बैग होगा, उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और वहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ये दोनों गैसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इन्हीं गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, लंग्स में। ओके, यहाँ पे देखिए ये सिचुएटेड होते हैं थ्रोइक कैविटी में, जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर होता है, देखो ये जो चैम्बर होता है दैट इज एयर टाइट, बिकॉज इसके अंदर में एयर जाना होता है, बाहर में नहीं। तो बाहर वाला जो चैम्बर होता है उसको एयर टाइट बनाया गया, मतलब वो एयर टाइट होता है।
ओके। नाउ जो थ्रोइक कैविटी होती है ये इनक्लोज्ड होती है डॉर्सली बाय थ्रोइक वर्टिब्रे के थ्रू। थ्रोइक कैविटी इनक्लोज्ड होती है डॉर्सली बाय थ्रोइक वर्टिब्रेट, लेटरली बाय द रिब्स। लेटरल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो रिब्स के थ्रू उसमें कवर होती है। वर्टिब्रली बाय द स्ट्रेनम एंड एनक्लोज्ड बिलो बाय अ डोम शेप्ड डायफ्राम। सी वेंट्रली अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेनम होता है और डोम शेप का एक डायफ्राम होता है नीचे के साइड में। सो जो अरेंजमेंट होता है लंग का इन केसेस में दैट कि अगर कोई चेंज हो वॉल्यूम ऑफ थ्रोइक कैविटी में तो वो एडजस्ट कर सके। अगर कोई चेंज हो रहा है जैसे लंग्स में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के टाइम में चेंज हो रहा है वॉल्यूम में तो वहाँ पे वो एडजस्ट कर सके, दैट्स वाई। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट होता है ये नेसेसरी होता है ब्रीदिंग एज द प्लमोनरी वॉल्यूम, है ना। ये जो अरेंजमेंट ऐसा किस लिए बनाया गया है, ये जो इतना सारा हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं कि ऊपर ये है, नीचे ये, राइट में ये, लेफ्ट में ये, तो ये अरेंजमेंट जो होता है ये नेसेसरी होता है फॉर ब्रीदिंग of the pulmonary volume cannot be altered directly, क्योंकि pulmonary volume जो होता है ना डायरेक्टली ऑल्टर्ड नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्ट वो कोई काम नहीं कर सकता है, दैट्स वाई। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है प्लूरा की जिसे हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरन which is firmly bounded to the surface of the lungs, ये firmly bound होती है, जो लंग का सरफेस होता है उसकी चारों तरफ बड़ी firmly bound होती है। नाउ दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं पैरेटल प्लूरन, ये हेड होता है थ्रोइक वॉल पे एंड डायफ्राम बाय कनेक्टिव टिश्यू। सी इनर वाली हो गई, इनर वाली जो है दैट इज विसरल प्लूरन, और जो आउटर लेयर है बाहरी वाला जो आउटर वाला सरफेस है उसे हम लोग कहते हैं पैरेटल प्लूरन। ये हेड होती है थ्रोइक वॉल में एंड डायफ्राम में जो कि होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए। फाइन, तो ये तो थोड़ा सा डिटेल है आपके ये लंग्स का। सी ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये है एपिग्लॉटिस, यहाँ है लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ये पैरेटल प्लूरा है, यहाँ पे विसरल प्लूरा है, ये कार्डिक नॉच है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये, और ये देखिए छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई में एयर सैक्स होते हैं, तो ये यहाँ पे एल्वोलाई है, ये प्लूरल फ्लूइड है, ये ब्रोंकाई है, और ये वाला हिस्सा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे दैट इज डायफ्राम। फाइन, अब नाउ यहाँ पे देखिए ये ब्रोंकस है, ये कट एंड ऑफ द रिब है, और ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। फाइन, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल व्यू है जो मेन हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड पार्ट का, तो ये लेफ्ट साइड वाले का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में भी बनाना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं लंग के, सबसे पहले अगर हम लोग लेफ्ट लंग की बात करें तो इनके पास 2 लोब्स होते हैं, दे हैव 2 लोब्स। एक क्या होता है सुपीरियर लोब होता है और दूसरा इंफीरियर लोब होता है, सेपरेटेड बाय होते हैं एक स्पेशल टाइप के फिशर से जिसका नाम होता है ऑब्लिक फिशर। नाम याद रखिएगा बाय ऑब्लिक फिशर। ये जो दोनों लोब हैं ये सेपरेटेड होते हैं एक ऑब्लिक फिशर नाम के स्ट्रक्चर से। इट हैज अ कार्डिक नॉच, a concave cavity where the heart lies। इसके पास एक कार्डिक नॉच होता है, एक कॉन्केव कैविटी होती है जहाँ पे हार्ट लाई करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट दैट इज ऑफ हार्ट, ये हार्ट है। क्लियर? तो इसी की बात हो रही थी। अब नाउ वेयर द हार्ट लाइज इट इज लॉन्गर एंड नैरोअर देन द राइट लंग। ये लॉन्गर होते हैं इधर वाले और नैरो होते हैं इन कंपैरिजन टू राइट। राइट वाला जो होता है ये बिगर होता है, इट हैज अ बिगर। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं लेफ्ट वाला लॉन्गर और नैरोअर होता है, तो राइट वाले जो लंग होते हैं दैट इज बिगर और उसके पास 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग के पास आपके 2 लोब हैं और राइट लंग के पास आपके 3 लोब्स हैं। दैट इज एक होता है सुपीरियर लोब, एक होगा मिडिल लोब और एक होता है इंफीरियर लोब। ठीक है, 3 लोब हैं इसमें, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, और लेफ्ट वाले में 2 ही लोब हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। फाइन, अब यहाँ पे जो राइट लंग होता है इनमें भी तो सेपरेशन होगा। ये सेपरेटेड होते हैं बाय हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर से। इनमें 2 फिशर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर।
ओके इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिशर होता है, दैट इज ऑब्लिक फिशर। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा कि लेफ्ट लंग में क्या होता है, ये किससे सेपरेट होते हैं, और राइट लंग में क्या होता है और ये किससे सेपरेटेड होते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं 1 2 3 एंड 4, इसे हमें फिल करना है। सो कह रहे हैं नेसल चैम्बर आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाई, देखिए नेसल चैम्बर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सेपरेटेड होते हैं ओरल कैविटी से। कैसे सेपरेटेड होते हैं? सो दैट इज सेपरेटेड बाई पैलेट, ये सेपरेटेड होते हैं पैलेट से। फाइन, ये पैलेट से सेपरेटेड होते हैं। दूसरी चीज पूछ रहे हैं, अ फिल्म ऑफ डैश लाइंस द एल्वोलाई ऑफ लोअर द सरफेस टेंशन। इसमें क्या होगा, फिल्म किसकी होती है? तो ये जो फिल्म होती है दैट इज मेड अप ऑफ लेसिथिन, ये फिल्म बनी होती है लेसिथिन की। क्लियर? तीसरी चीज यहाँ पे पूछ रहे हैं, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ डैश लोकेटेड इन द डैश। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किसके वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है? तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? दैट इज लोकेटेड इन द लैरिंक्स, लैरिंक्स में ये लोकेटेड होता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज लेफ्ट लंग हैज डैश लोब व्हाइल राइट लंग हैज कितने लोब? लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब और राइट लंग में होते हैं 3 लोब। क्लियर? तो ये इसका सही आंसर है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो हम लोग इनहेल करते हैं उसकी कंडीशन यहाँ पे बतानी है कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे होगा। सी, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, वी ऑल नो दैट दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर जो होती है एंटर करती है हमारे लंग्स में, मतलब ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे लंग्स में एंटर करता है। ठीक है, इसी के बारे में ओवरऑल ये क्वेश्चन है। सो एंटर करते हैं लंग में, इट कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब होगा ये कि जो लंग्स में प्रेशर होता है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से लंग का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकता है। इसका मतलब नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? समझ में आया? देखिए ये जो प्रोसेस है इसमें हम लोग फ्रेश एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपने लंग्स में। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू लंग्स के प्रेशर के। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रेशर आपका होना चाहिए लंग में, तभी जाके ये प्रोसेस होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनमें। सबसे पहला जो मसल होता है दैट इज डायफ्राम। ये जो होता है लोअर्ड होता है, लोअर्ड पार्ट होता है, अभी हम लोगों ने देखा था डायग्राम में। सो इट इज लोअर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर एंड बिकम फ्लैट। देखो जैसे ही हम लोग इनहेल करते हैं तो जब गैस अंदर जाती है तो ये वाला जो डायफ्राम होता है ये नीचे जो होता है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उसमें, और इसके जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा फ्लैट हो जाते हैं। जब भी किसी जैसे बलून में भी अगर हम लोग एयर भरते हैं तो वो फूलने लगता है ना, तो सेम वैसा ही प्रोसेस है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थ्रोइक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा भाई, जब एयर अंदर जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। तो वॉल्यूम जो बढ़ता है ये थ्रोइक चैम्बर में बढ़ता है इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो उसके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होते हैं वहाँ ये एडजस्ट होते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर एक बलून फुलाते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं जैसे ही एयर पास होती है, एयर उसके अंदर जाती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। सेम यहाँ पे भी यही होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अब ये देखिए ये अकर होते हैं बिटवीन द रिब्स, जो रिब्स होती हैं उनके बीच में होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर रिलेटेड टू द एक्सपायरेशन। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की, याद रखिएगा एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। इंटरनल वाला कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में हेल्प करता है। फाइन, चलिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड पुल द रिब्स एंड द स्ट्रेनम अपवर्ड एंड आउटवर्ड दस। अब देखो क्या होगा, एयर आ रही है अंदर, तो एयर आने से क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और ये पुल करने लगते हैं रिब्स को।
फाइन। रिब्स इनके आसपास होते हैं तो रिब्स को ये पुल करने लगते हैं और जो स्ट्रेनम होते हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड होने लगते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल में ये थोड़ा एडजस्ट करने लगते हैं। सो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थ्रोइक चैम्बर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब ओवरऑल यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो जा रहे हैं जो थ्रोइक चैम्बर हैं उनमें, जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है उनका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल जैसे गैस मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये दो मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। नाउ सो ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जैसा अभी हमने कहा ओवरऑल कहाँ इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। थ्रोइक कैविटी कॉजेज एन इंक्रीज इन प्लूमोनरी वॉल्यूम, थ्रोइक कैविटी बढ़ रहा है उसकी वजह से प्लूमोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है। As a result, there is a decrease in intrapulmonary pressure. इसकी वजह से क्या होगा, intrapulmonary pressure जो होता है वो decrease होने लगता है। So, greater the atmospheric pressure outside the body now causes air to flow rapidly into the external nails, which sequentially lead to alveoli. अब देखो क्या होता है, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पहले ही बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा बाहर का ये ज्यादा होता है बॉडी से, सो एयर जो होता है वो रैपिडली अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब रैपिडली जैसे जैसे अंदर जाएगा तो ये कहाँ जाता है, एक्सटर्नल नेल्स में जाता है, जो कि सिक्वेंशली लीड करते हैं उस एयर को एल्वोलाई में, मतलब धीरे 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 वो एयर एल्वोलाई में चली जाती है। Clear? Okay. From the alveoli, oxygen passes into the blood to the capillary and carbon dioxide diffuses out from blood to the alveoli in lumen. अच्छा, alveoli में तो पहुंच गई। अब alveoli में जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन पास होता है ब्लड में, एल्वोलाई में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन पास होता है ब्लड में, ब्लड की कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से डिफ्यूज होके, भाई एक गैस जा रही है तो दूसरी गैस तो हटेगी, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्लड की कैपिलरीज में जाने लगते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लड से एल्वोलाई में आने लगते हैं। क्लियर? ये सारा प्रोसेस होता है, मतलब पहले ऑक्सीजन जाता है फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एक दे रहा है तो एक ले रहा है। तो पहले एल्वोलाई जो होता है ये पास कर देता है ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में, और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ले आता है। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ ये वाला प्रोसेस होता है, देखो डायफ्राम जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, रिब्स स्ट्रेनम रेज्ड होने लगते हैं, ये रिब का केज है, ये वॉल्यूम ऑफ थ्रोइक्स जो होते हैं ये बढ़ने लगते हैं, और लंग्स जो होते हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं जैसे ही एयर एंटर करती है। एयर एंटर करेगी तो भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, सेम जैसे आपने बलून जो फुलाया है वैसा ही एकदम प्रोसेस है कि पूरा का पूरा शेप जो है उसका चेंज होने लगता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। फाइन, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो a person dies in an accident in which his chest cavity was punctured. एक पर्सन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पर्सन है जिनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में जहाँ पे उनका जो चेस्ट कैविटी है वो पंक्चर्ड हो जाता है, बट नो लंग डैमेज वाज देयर, पर कोई लंग का डैमेज नहीं हुआ है। पॉइंट आउट द कॉज ऑफ डेथ, हमें डेथ के बारे में बताना है कि कैसे डेथ हुई थी। चलिए बताते हैं। सो जो मूवमेंट होता है एयर का इसकी वजह से हुई होगी, चलिए देखते हैं क्या है रीजन। सो मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। अभी जो क्वेश्चन हमने किया ओवरऑल उसमें क्या समझ में आया, ओवरऑल उसमें समझ में आया था कि एटमॉस्फेयर का जो गैस है वो ज्यादा होना चाहिए, है ना, और जो लंग्स का प्रेशर है, सॉरी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए। सो तभी एयर का मूवमेंट होगा। नाउ मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर, ये तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। सो द प्रेशर विद इन द लंग इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी की वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो पंक्चर कह रहे हैं ये चेस्ट में हुआ था, सो द पंक्चर इन द चेस्ट अफेक्ट दिस प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन्ड बाय द लंग एंड दस मे कॉज डेथ
मतलब इनकी वजह से इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई होगी और जिसकी वजह से डेथ हुई होगी। कहने का मतलब है कि जो बैलेंस था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉडी के प्रेशर में, लंग्स के प्रेशर में, वो मेंटेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी एंड द पर्सन इज डाइड। क्लियर? ये प्रॉब्लम वहाँ पे हुई थी। समझ में आ गई चीज़ आपको? फाइन, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कह रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली डैश ml ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन ईच ब्रीथ टर्म्ड एज। कह रहे हैं कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में कितना अप्रोक्सीमेटली ml ऑफ एयर जो होता है इनहेल या एक्सहेल हम लोग करते हैं। सो दैट इज 500 यहाँ पे होगा और इसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? Okay, next is actually only about dash ml of air enter the lung alveoli for the exchange of gases. The remaining fills the respiratory passage and is termed as। तो यहाँ पे क्या होता है? Actually only about 350 ml of blood जो होता है 350 ml ऑफ एयर जो होता है ये एंटर करता है लंग्स एल्वोलाई में फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद जो रिमेनिंग फिल होता है रेस्पिरेटरी पैसेज का, इसे हम लोग कहते हैं डेड स्पेस एयर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेल्प इन। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है क्या करने के लिए? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन शो करता है टू हेल्प इन इंस्पिरेशन, इनहेल करने में, while the contraction of abdominal muscles help in। so इसे हम लोग कहते हैं forced expiration। ठीक है, डायफ्राम जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं help in inspiration while the contraction of abdominal muscles help in forced expiration। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। alveolar partial pressure oxygen is higher than the venous partial pressure oxygen in lung, while atrial partial pressure oxygen is lower than the alveolar partial pressure oxygen। तो यहाँ पे बच्चों होगा हायर और यहाँ पे होगा लोअर। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। So explain the mechanism of expiration in human, also give diagram of these process by breathing। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है? एक्सपायरेशन के बारे में बताना है। इनहेल कर लिया, अब एक्सहेल के बारे में बताना है कि एक्सहेल कैसे होता है। सिंपल सी चीज है, जैसा वहां प्रोसेस था ऑपोजिट होगा। ओके, चलिए बताते हैं हम लोग। सो एक्सपायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस था, ये पैसिव प्रोसेस होता है, दैट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये भी आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि वो एक्टिव है या ये पैसिव है, या ये मतलब दोनों में से पूछा जा सकता है कौन सा प्रोसेस है। सो बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक्सपेल्ड आउट होता है लंग्स से। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर आता है। इट टेक प्लेस विद द इंट्राप्लुमोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया। यहाँ पे इंट्राप्लुमोनरी प्रेशर जो होना चाहिए वो हायर होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्राप्लुमोनरी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए बताते हैं। सो मूवमेंट जो होता है मसल्स का ब्रीदिंग में, मसल्स का मूवमेंट होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से मसल्स होते हैं। सो सबसे पहले आता है डायफ्राम। इसमें जो मसल फाइबर होते हैं डायफ्राम में, ये रिलैक्स मेकिंग इट कॉन्वेक्स, डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द थ्रोइक कैविटी। जैसे बलून में हमने गैस भरी थी, तो अब बलून से जब गैस निकालते हैं तो क्या होता है? बलून रिलीज करने लगता है गैस को, रिलैक्स पोजीशन में आने लगता है ना। सो यहाँ पे भी देखिए ये जो मसल फाइबर होते हैं डायफ्राम के, ये रिलैक्स होने लगते हैं और कॉन्वेक्स शेप बनाने लगते हैं। नाउ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थ्रोइक कैविटी। उस टाइम पे इंक्रीज हो रहा था थ्रोइक वॉल्यूम, जब हम लोग इनहेल कर रहे थे तो जो थ्रोइक वॉल्यूम था वो बढ़ रहा था, लेकिन अब जब गैस रिलीज हो रही है तो जो थ्रोइक वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। मतलब वहां पे जो प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा। तो अगर आप एक प्रोसेस अच्छे से याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वहां पे क्या था? एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे। यहाँ पे
इंटरनल है। वहां पे बोला भी गया था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ये एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए आते हैं। ये जो मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दस पुलिंग द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डिक्रीजिंग द थ्रोइक वॉल्यूम। कैसे होता है ऐसे? ये जो मसल होते हैं ना इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। फाइन, अब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, जो रिब्स होते हैं उनको पुल करने लगते हैं डाउनवर्ड। रिब्स होते हैं, उन रिब्स को ये डाउनवर्ड पुल करने लगते हैं एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड, डिक्रीजिंग द थ्रोइक वॉल्यूम। थ्रोइक वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, तो ये सब आपस में मतलब इनमें स्पेस जो होती है वो कम होने लगती है। दैट्स वाई ऑर्गन्स जो होते हैं थोड़ा एडजस्ट करने लगते हैं। सो जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है थ्रोइक कैविटी का वो डिक्रीज कर जाता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्ल्यूमोनरी वॉल्यूम। ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थ्रोइक कैविटी है उसमें डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्ल्यूमोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर? चलिए, एज अ रिजल्ट द इंट्राप्ल्यूमोनरी प्रोसेस प्रेशर इंक्रीज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका मतलब क्या होता है, इंट्राप्ल्यूमोनरी प्रेशर जो होता है वो बढ़ते जाता है रेदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस in turn causes the expulsion of air from the lungs। अब इससे क्या होता है, एयर जो होती है वो एक्सपेल आउट होने लगती है लंग्स से। नाउ ये जो प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन का इज सिंपलर देन इंस्पायरेशन। ये सिंपल प्रोसेस होता है देन इंस्पायरेशन। भाई किसी चीज को लेना, किसी चीज को मतलब कैरी करना मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू से रिलीज कर देना, है ना? तो रिलीज करना ज्यादा इजी होता है। चलिए देखते हैं। सो ये डायग्राम है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग एक्सपायरेशन। देखो ये जो डायफ्राम था वहां पे ये ऐसे हो रहे थे जब हम लोग एयर ले रहे थे। अब यहाँ पे एयर रिलीज हो रही है बाहर, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और यहाँ से एयर बाहर जाने लगती है। ये वाला भी जो शेप होता है ये भी डिक्रीज करने लगता है और एयर धीरे 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 एक्सपेल आउट हो जाती है, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाता है। क्लियर? बेसिक सा एग्जांपल है बच्चों, बलून आप समझिए। बलून में जैसे एयर डालते हैं तो उसका पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है और बलून से जैसे एयर निकालते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन IRV, ERV, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। इन दोनों चीजों में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंसेस बताने के लिए आपको पूरा ऐसा कॉलम बना के ही करना होगा। ओके, सो अगर हम लोग बात करें IRV और ERV, IRV क्या होता है? सो IRV इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन्हीं दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। सो देखते हैं। इट इज एन additional amount of air that can be inspired forcibly after a normal inspiration। See, additional amount of air होता है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर होता है, आप ये समझो, और ये इंस्पायर्ड होता है फोर्सफुली थ्रू आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर ली, एयर चले गए अपनी अपनी जगह पे, तो कुछ एक्स्ट्रा एयर भी जाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होते हैं ERV? ये भी एडिशनल अमाउंट के एयर होते हैं दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सबली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो जब एक्सपायरेशन हम लोग करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पे भी नॉर्मल से थोड़ा सा एयर वहां पे बच जाता है। कुछ नॉर्मल अमाउंट का एयर तो निकल जाता है, लेकिन एडिशनल अमाउंट का एयर जो होता है रह जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है। That can be expired forcibly after a normal expiration। मतलब थोड़ा उसको मतलब निकालना पड़ता है। Fine। It is about 2500 to 3000 ml of air। इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 2500 से 3000 ml of air रहता है और यहाँ पे 1000 से 1100 ml of air रहता है। तो ये डिफरेंसेस है IRV और ERV में। चलिए दूसरा पूछा था वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी में। ओके, चलिए देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो होता है इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। देखो बहुत लंबी सांस लिया, लंबी सांस लेने के बाद हम लोग सांस
छोड़ते हैं। ओके, तो ये वही प्रोसेस है। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है, पर्सन अगर ब्रीथ कर लेता है और उसके बाद एक्सहेल करने की कोशिश करता है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये जो टोटल लंग कैपेसिटी होता है, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है लंग में आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पूरा का पूरा प्रेजेंट है लंग्स में। फाइन, नाउ इसमें हम लोग टीवी, आईआरवी और ईआरवी को ऐड करते हैं, समझे? और इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। फाइन, टीवी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। आईआरवी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइन, अब यहाँ पे आपको एक अलग दिख रहा होगा, दैट इज आरवी, तो ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। फाइन, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो यहाँ पे अब हम लोग को उसी के बारे में डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। हमें अलग अलग डिफरेंट वॉल्यूम बताना है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज बतानी है। ओके, सो डिफरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटीज जो होता है लिखा हुआ है, लेट्स सी। सबसे पहले आपका आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था। इस वॉल्यूम में क्या होता है? एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इन रिलैक्स्ड और रेस्टिंग पोजीशन। सी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड करते हैं या एक्सपायर्ड करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम में, उसके बाद रेस्टिंग पोजीशन आ जाती है। सो इट्स अबाउट 500 ml. अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। मतलब सोचिए 1 मिनट में हम लोग 6000 से 8000 ml ऑफ एयर यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। सो टाइडल वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल कंडीशन में। ओके, जब हम लोग रेस्ट पीरियड में होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, उस टाइम पे। सो इट्स अबाउट 500 ml। एक हेल्दी मैन जो होता है ये इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ये देखो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि इंस्पायर होता है फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ये फोर्सिबली इंस्पायर होता है और ये लगभग होते हैं 2500 से 3000 ml ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि एक्सपायर्ड होता है फोर्सिबली आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। फोर्सिबली ये एक्सपायर होते हैं, मतलब एक तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, उसके बाद फोर्सफुली कुछ एयर्स रह जा रहे हैं, कुछ एयर्स निकल नहीं पा रहे हैं या कुछ एयर्स पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी के बारे में ये बातें हैं। दैट इज अबाउट, ये कितना होता है? 1000 to 1100 ml। क्लियर? डिफरेंसेस समझ में आ गया आपको? ये इंस्पायर्ड होते हैं फोर्सबली इंस्पायर्ड एंड दैट इज एक्सपायर्ड फोर्सबली। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है भाई? रेजिडुअल वॉल्यूम RV। सी, ये जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर होते हैं जो हमारे लंग्स में रह जाते हैं, रिमेन रह जाते हैं आफ्टर अ फोर्सबली एक्सपायरेशन। जब हम लोग एक्सपायरेशन कर देते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होता है हमारे लंग्स में रह जाता है, पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं हो पाता। सो ये कितने होते हैं? इट इज अबाउट 1100 to 1200 ml। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब जो एयर निकल चुकी है उसके बाद भी कुछ एयर बची हुई रह जाती है लंग्स में, उसे ही हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फाइन, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बहुत सारे प्लूमोनरी कैपेसिटीज के भी बारे में पूछा था, अब हमें वो बताना है। सो प्लूमोनरी कैपेसिटी जो होती है ये डिराइव हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो इन सब पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट हम तो कहेंगे आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन ही याद कर लीजिए तो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होता है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, इट्स अबाउट 2500 to 3000 ml. सी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ओके, जब हम लोग पूरी तरीके से ब्रीदिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक्सचेंज होता है, मतलब इनहेल कर लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है नॉर्मल। जैसे मान लो आपने ब्रीद आउट कर दिया, लंबी सांस हम लोग लेते हैं फिर ब्रीद आउट कर देते हैं, ओके, तो ब्रीद आउट करने के बाद जो हम लोगों ने कंज्यूम किया है एयर, उसे ही हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू TV प्लस IRV, ओके। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम एंड IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, ये इसका फॉर्मूला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सी अब इसमें क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम लोग एयर रिलीज करते हैं, तो वो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर की जा रही है, एक्सहेल की जा रही है, उसे ही कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या, जो हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना इनहेल कर सकते हैं, ओके, और एक्सपायरेटरी मतलब कितना एक्सहेल कर सकते हैं, यही है मेन चीज। तो ये कितना एयर एक्सपायर हो रहा है वो, सो इसका फॉर्मूला होता है EC इक्वल टू TV प्लस ERV, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तीसरी चीज जो आती है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ये क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हमारे लंग्स में रह जाता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमने एयर निकाल दी सारी, उसके बाद भी हमारे एयर लंग्स में कुछ एयर रह जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फाइन, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज RV प्लस ERV, ओके, इसका मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आई आपको चीजें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है भाई, सो वाइटल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। यहाँ पे देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करी जा रही है जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, कितना ज्यादा ब्रीथ कर सकते हैं इसकी बात हो रही है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, या फिर पूरा का पूरा इनहेल करने के बाद कितना ज्यादा हम लोग एयर रिलीज कर सकते हैं वो। सो इसका फॉर्मूला जो होता है TV प्लस IRV प्लस ERV, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ओवरऑल ये कैपेसिटीज हैं ब्रीदिंग की और इनके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव यू ऑल आंसर्स। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अच्छा ये भी है टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या है भाई, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं लंग में आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इनहेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट का एयर प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में वो होते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब हमारा लंग कितनी कैपेसिटी का है। जैसे हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो योगा करने से क्या होता है कि जो हमारे लंग की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे पहले के साधु महात्मा लोग होते थे जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, तो वो उन लोग की जो लंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती थी और उस टाइम पे वो लोग मतलब काफ़ी देर तक एयर को अपने लंग्स में स्टोर करके रख देते थे। तो अगर हम लोग भी प्रैक्टिस करें तो हम लोग की भी लंग की कैपेसिटी बढ़ सकती है। ओके, नाउ इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV
और VC प्लस RV. फाइन. RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. पूरा का पूरा चीजें ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लंग की कैपेसिटी पता चल जाएगी कि हमारा लंग कितना कैपेबल है जो एयर ले सकता है. ठीक है. ओके. आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं. हाउ डज हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपकी इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है और ये हम आपको बता रहे हैं किस पेज पे है. सो ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है और आप देख सकते हो. चलिए देखते हैं. हाउ डज हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू. इसके बारे में आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू. सो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से एक रिवर्सिबल मैनर में. फाइन. टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या फॉर्म कर लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये फॉर्म कर देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. तो ऑक्सीजन लेने से ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे हर ऑर्गन को चाहिए. वी ऑल नो दैट, है ना. हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू को चाहिए. तो अब यहाँ से क्या होता है? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिक्सिंग होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है. When it reaches the tissue having low partial pressure oxygen, that is partial pressure, P जो लिखा हुआ है. So having low partial pressure oxygen, the oxygen is released into the tissue. क्या होगा भाई अब? तो जब ये ब्लड सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, घूमने लगता है, तो ये रिच करता है टिश्यू के पास, टिश्यू तक पहुंचता है. उसके पास लो पार्शियल प्रेशर होते हैं, लो पार्शियल प्रेशर होते हैं ऑक्सीजन के. तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन जो होते हैं वहां से रिलीज हो जाते हैं टिश्यू के पास. देखो एक सिंपल सी चीज है, जैसे एयर कहीं ट्रेवल कर रहा है. फाइन. तो एयर वहां चला जाता है जहां पे लो कंडीशन होती है एयर की. नॉर्मली अगर हर जगह एयर रहेगा तो वहां पे उसको जाने का कोई मतलब नहीं. हर जगह अगर ऑक्सीजन है तो वहां पे वो क्यों जाएगा? कोई मतलब नहीं उसका. तो वो वहां जाता है जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है. इंसान तो वहीं जाएगा जहां उसकी कद्र होती है. तो भाई वो टिश्यू के पास चला जाता है, टिश्यू उसको बुलाता रहता है, आओ मेरे पास आओ. तो ये टिश्यू के पास चला जाता है और रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन टिश्यू में. फाइन. तो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये कंबाइंड हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ. उसके बाद ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होते रहते हैं और ये टिश्यू तक पहुंच जाते हैं जहां पे लो ऑक्सीजन होता है. ओके. नेक्स्ट है आपका गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ gases at the alveolus and the body tissue with transport of oxygen and carbon dioxide. Also explain how does exchange of gases occur between blood and tissue cell. यहाँ पे हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, उसमें रिप्रेजेंट करना है गैसेस का एक्सचेंज एट द एल्वियोलस. डायग्राम किसका बनाना है? एल्वियोलस का. और उसके बाद बताना है एंड द बॉडी टिश्यू विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है. गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है ब्लड और टिश्यू में. ओके. कर लेंगे हम लोग. चलिए देखते हैं. सो प्राइमरी साइड जो होती है गैसेस के एक्सचेंज की आर द एल्वियोलाई. एल्वियोलाई होते हैं ना ऐसे, मतलब बहुत सारे होते हैं, उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है. So gases exchange occur by simple diffusion based on the concentration gradient. Gases का exchange कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू. डिफ्यूजन क्या होता है? हाई से लो की तरफ फ्लो करता है गैसेस. ओके. तो ये तो नेचर भी है. डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा. अब ये अकर होते हैं दो वेज में. सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड. इसे हम लोग क्या कहते हैं? सी एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्वोलाई और ब्लड में. इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन.
उसके बाद एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एल्वोलाई के पास जाता है ब्लड, उससे उसने ऑक्सीजन ले लिया। अब ये ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब ये ब्लड फिर ट्रांसफर करता है टिश्यू के पास, मतलब पूरा का पूरा ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये ब्लड कर रहा है। ब्लड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को फॉलो करता है हमारी बॉडी में। तो अब यहाँ से ब्लड एल्वोलाई के पास से लेके ऑक्सीजन लेके टिश्यू के पास पहुंचाने का काम करता है। इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, चलिए, ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन टिश्यू ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, किसके बीच में? टिश्यू ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल में, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। सिंपली देखो, जितनी छोटी चीजें होती जाएंगी तो उतना अंदर जाएगा। दैट्स वाई जब यहाँ पे टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ये बहुत छोटे यूनिट हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का, दैट इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर देन दैट इन बॉडी सेल्स, एंड partial carbon dioxide in oxygenated blood is less than that in the body cell. Simply समझो, जो बॉडी सेल्स है उसने तो ऑक्सीजन को यूज कर लिया, अब उसके पास क्या होगा? ऑक्सीजन कम होने लगेगा। तो अब जो ब्लड लेके आ रहा है, यहाँ से जो ब्लड लेके आ रहा है उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना? तो अब उससे वो ऑक्सीजन ले लेंगे। लेकिन जो सेल है उसके पास क्या ज्यादा होगा? जो सेल है या टिश्यू है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, और जो ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजन उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो ये दोनों गैसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं कि तुम ऑक्सीजन रख लो और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, मैं जाते जाते उसको दे दूंगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ये वाला प्रोसेस ये होता है। जैसे मान लीजिए समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है आपके घर में, ओके तो अगर आपका कोई सिबलिंग या कोई घर का मेंबर बाहर है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? आते आते कुछ स्वीट्स लेते आना, कुछ जो घर में नहीं है वो लेते आना। फाइन, तो वो उधर से आते आते लेते आते हैं और हमें दे देते हैं। या फिर कोई पड़ोसी भी होता है तो उससे भी हम लोग फोन करके कह देते हैं। बट जैसे कोई जा रहा है तो अगर हमें कोई सामान भी भिजवाना है तो हम उसी के थ्रू भिजवा देते हैं कि अगल बगल से कोई जा रहा है, घर का कोई मेंबर जा रहा है तो उसके थ्रू हम लोग भिजवा देते हैं। वही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि सेल और टिश्यू खुद ऑक्सीजन लेने तो जा नहीं सकते, तो उनको कोई मीडियम चाहिए कि कोई उनके पास लाके दे दे। तो अब ये मीडियम कौन होता है? ये मीडियम होते हैं हमारे ब्लड्स। ब्लड्स जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, टिश्यू के पास छोड़ देते हैं, और वहाँ टिश्यू जो होता है, सेल जो होता है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से लेके वापस चले जाते हैं। समझ में आ गई आपको चीज? चलिए, सो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी ब्लड टू बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम बॉडी सेल्स टू कैपिलरी ब्लड। ऑक्सीजन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर कम है, देखो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है कैपिलरी ब्लड से, ये बॉडी सेल्स में चला जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है बॉडी सेल से ब्लड के पास। वही बात थी जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की। So deoxygenated blood formed is carried to the heart by veins and finally to lungs for purification. अब देखो deoxygenated blood क्या होता है? जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड जो होते हैं दैट इज फॉर्म्ड, कैरीड करते हैं, हार्ट तक जाते हैं, किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू जाते हैं। वेन्स जो होते हैं ये सबसे पतले होते हैं, है ना? तो वेन्स के थ्रू जाते हैं और फाइनली ये लंग तक जाते हैं ताकि इनका प्यूरिफिकेशन हो सके। ओके, नाउ डायग्राम दिया हुआ है गैसेस एक्सचेंज का, हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से गैस आती है और यहाँ देखो आती है। अब यहाँ से देखो ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते करते फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे ये बॉडी टिश्यू होते हैं इनके पास मिक्स हो जाता है, दे देते हैं इनको ये ऑक्सीजन। अब यहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं इनको, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ट्रैवल करता है, यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ चला जाता है और फिर धीरे धीरे एक्सपायर्ड हो जाता है, निकल जाता है। ओके, तो ये आपके प्लमोनरी वेन है और ये आपके प्लमोनरी आर्टरी हैं। यहाँ पे देखिए एल्वियोलस है, ब्लड का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है जो कैपिलरीज हैं उनके थ्रू। फाइन, चलिए यहाँ पे आपका बॉडी टिश्यू समझ में आ गया आपको? फाइन। नेक्स्ट,
What is tidal volume? Find out the tidal volume for a healthy human in an hour time. Also label the part A, B, C and D in the given figure of the alveolus. A, B, C and D. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बताना है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, उसके बाद हमें बताना है कि एक हेल्दी ह्यूमन के लिए 1 आवर में टाइडल वॉल्यूम कितना होगा। और यहाँ पे जो ए बी सी डी का डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में से, एल्वियोलस के डायग्राम में से हमें ए बी सी डी को मार्क करना है। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इन रिलैक्स्ड और रेस्टिंग पोजीशन। बताया था हमने, नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है रेस्टिंग पोजीशन में, उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। उस टाइम पे इनहेल भी हो रहा है, एक्सहेल भी हो रहा है, तो उसे ही कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। अब ये कितना होता है? इट्स अबाउट 500 ml। नाउ अमाउंट की अगर बात करें टाइडल वॉल्यूम की 1 घंटे में, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? रेस्पिरेटरी रेट इंटू टीवी इंटू 60 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? नॉर्मली हम लोग कितना ब्रीथ कर लेते हैं 1 मिनट में? 12 to 16 टाइम्स। सो दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इंटू 500 ml। यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml और ये 60 मिनट्स आपके हो गए। तो अगर हम लोग मैक्सिमम लेके चलें तो यहाँ पे 16 इंटू 500 इंटू 60 कर देंगे ये वाला, तो ओवरऑल हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। सो अगर हम लोग कहें तो टोटल वॉल्यूम जो होता है दैट इज टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं, टाइडल वॉल्यूम। सो 360 to 480 लीटर होता है पर मिनट, अरे सॉरी पर आवर, पर आवर की यहाँ पे बात हो रही है, इन एन आवर, तो इतना अमाउंट होता है। ओके, 360 to 480। ना हमें ये नाम पूछे थे ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी में, ठीक। यहाँ पे देखिए 3.6 × 10⁵ to 4.8 × 10⁻⁵ ml होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो इन फिगर्स का अगर हम लोग नाम लिखे तो ए जो है दैट इज आपका एल्वियोलर कैपेसिटी, यहाँ पे क्या है? एल्वियोलर कैपेसिटी। बी के बारे में पूछ रहे हैं तो बी क्या है भाई? एल्वियोलर वॉल है, ये एल्वियोलर वॉल, ये इसका वॉल है, वॉल वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। सी क्या है? ये देखिए छोटे छोटे ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप के, तो ये और कुछ नहीं आपके आर बी सी रेड ब्लड सेल्स हैं। नाउ डी जो है ये है आपका बेसमेंट सब्सटेंस, यहाँ पे ये वाला सब्सटेंस पूछा जा रहा है, तो ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक। नाम लिख दिया हम लोगों ने, एल्वियोलर कैपेसिटी, बी एल्वियोलर वॉल, सी आरबीसी एंड डी बेसमेंट सब्सटेंस। सही है सब? ये इसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने कर दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, What are the major transport mechanism for carbon dioxide? Explain। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपकी इस बुक में भी दिया हुआ है, अरिहंत की इस बुक में। अब ये हम बता दे रहे हैं आपको कि ये क्वेश्चन दिया कहाँ हुआ है। सो ये क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, What are the major transport mechanism of carbon dioxide? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द पेज नंबर 91, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी सेल्स वगैरह में रहते हैं, टिश्यू में रहते हैं, तो इनको डिफ्यूज होना पड़ता है ना, इन्हें हमारी बॉडी से निकलना होता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल इनटू कैपिलरी, कहाँ जाती हैं? ये कैपिलरीज में जाती हैं। मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हमें देखना है। ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व फॉर्म, अबाउट 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कैरिड आउट होता है डिसॉल्व्ड स्टेट में थ्रू प्लाज्मा ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी। देखो गैसेस का काम क्या होता है, ये कभी कभी मिक्स हो जाती है लिक्विड के साथ, तो यहाँ पे ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में। कैसे? हाई सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, उसकी वजह से ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लगभग 7%। नाउ ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट, लार्ज फ्रैक्शन जो होता है अबाउट 70%, 70%,
ये कैरीड होते हैं प्लाज्मा में एज बाइकार्बोनेट आयन। प्लाज्मा में भी मतलब कैरी आउट होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, HCO3 माइनस के फॉर्म में। ओके, नाउ एट द टिश्यू साइट वेयर partial pressure carbon dioxide is high due to catabolism, carbon dioxide diffuses into the blood and forms bicarbonate ions and hydrogen। सी क्या होता है, टिश्यू साइड जो होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, वो लोग तो ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है उसका ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म की वजह से। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कहाँ जाएगा? ब्लड में डिफ्यूज होना चाहता है, सो वहाँ से ये ब्लड में डिफ्यूज होता है और ये फॉर्म कर लेता है बाइकार्बोनेट आयंस को और हाइड्रोजन को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एज बायोकार्बोनेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है और ये आपके 70% होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पे जो थे ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व फॉर्म में ये सिर्फ 7% है ना, बाकी जो ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट है इसमें मेजर पोर्शन है और ये 70% है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बना ले रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड बना ले रहे हैं। ओके, एक रिएक्शन तो ये हो गया। फिर ये रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रस के प्रेजेंट में और ये बना लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन को। दो चीज़ें बना लिया इन्होंने, जो यहाँ पे हम लोग कह रहे थे बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन, तो ये 2 स्टेप्स में बनते हैं। सबसे पहले ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और दूसरे स्टेप में ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं। नाउ ये जो रिएक्शन होता है ये फास्टर होता है इन आरबीसी में। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसी के प्रेजेंस में हो रहा था, तो ये एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं ये आरबीसी में ही होते हैं। दैट्स वाई ये रिएक्शन ज़्यादा आरबीसी में ही होता है। सो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन बाइंड टू हीमोग्लोबिन ट्रिगरिंग द बोर इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा था यहाँ पे लास्ट में, तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये रिलीज होता है रिएक्शन के टाइम पे और ये बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ में और ये ट्रिगर होते हैं जब बोर इफेक्ट होता है तब। उसके बाद एल्वियोलर साइड पे जहाँ पे पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लो होता है। अब जो रिएक्शन प्रोसीड होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। जैसे ये जो रिएक्शन था ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है, मतलब इधर से इधर आने लगते हैं और यहाँ पे ये बनाने लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनाएंगे तो हमें यही मिलेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने लग जाते हैं। कब, किस कंडीशन में? जब एल्वियोलर साइड पे लो कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वेलाई इज रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया जाता है एज बाइकार्बोनेट, टिश्यू साइड पे ही उसको ट्रैप कर लिया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको एल्वोलाई में, जो कि रिलीज हो जाता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं एज अ कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नियरली देखो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। वी ऑल नो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट होता है हीमोग्लोबिन से एज कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? ये जो कह रहे हैं कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन, उसी फॉर्म में ये होते हैं। अब यहाँ से देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एंटर करता है ब्लड में और कंबाइन करता है NH2 ग्रुप के साथ टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करता है, उसके बाद ये कंबाइन करता है NH2 ग्रुप के साथ ताकि रिड्यूस हो जाए हीमोग्लोबिन। यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया हुआ है HbO2 CO2, यहाँ पे देखो ये बना ले रहे हैं कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये
रिएक्शन है कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमें बताना है, उसका प्रोसेस बताना है। सो जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है कैन बी मेंटेन्ड एंड मॉडरेटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। रेस्पिरेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करें तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, हमारे बॉडी टिश्यू को, सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके, इसीलिए तो करते हैं। ओके, इट्स अंडर डुअल कंट्रोल, दो चीजों के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल होते हैं। दो चीजें कंट्रोल करती हैं इसको, एक नर्वस कंट्रोल करते हैं, एक केमिकल्स कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें न्यूरल कंट्रोल, जो कि नर्वस कंट्रोल होता है। सो यहाँ पे देखिए, जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है, रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। किसके बने होते हैं? ये न्यूरॉन्स के बने होते हैं, और ये हमारे लोकेटेड होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में एंड पोन्स वेरोली में। सी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब रेस्पिरेशन के जो रिदम होते हैं, जो उसका मेन सेंटर होता है, ये हमारे कनेक्टेड होते हैं नर्वस सिस्टम से। और ये नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब ये एक ग्रुप होता है जहाँ पे लोकेटेड होते हैं, और उसको हम लोग नाम दिए हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरियोली। वहाँ पे इसके न्यूरॉन सब जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए। पोन्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं, यहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं फ्रॉम न्यूमोटैकिक सेंटर्स से होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ऑल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट। देखो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो रेट होता है रेस्पिरेशन का उसको कंट्रोल करते हैं, कि हम लोग कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, कभी कभी बहुत धीरे धीरे लेते हैं, कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, तो उस रेट को ये ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ऑल्टरिंग द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को ये ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि लोकेटेड होता है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, दैट इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। ये इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ दिस सेंटर। सी ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, ये लोकेटेड होता है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, जहाँ पे रिदम हो रहा है उसी के पास ये लोकेटेड होते हैं, और ये बड़े सेंसिटिव होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ और कैसे होते हैं? हाइड्रोजन आयन से भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन दोनों से ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ दिस सेंटर। एक्टिविटी जो होती है उस सेंटर की, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दीज सब्सटेंसेस। इसकी वजह से क्या होगा? सिग्नल्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स को वो मिलने लगते हैं, ताकि ये कुछ चेंजेस कर सकें इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंसेस। इस सब्सटेंसेस को हटाने के लिए। कौन सा सब्सटेंस? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन। भाई अगर कोई किसी से सेंसिटिव होता है तो वो उसको अपने पास नहीं रखना चाहता। जैसे अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी होगी तो आप उसको अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, या उसके आसपास भी नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर हम खुद नहीं हट सकते तो उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्गन्स तो खुद नहीं हट सकते, तो उसे ही हटाने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को हटाने लगते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर इट। नाउ oxygen does not have significantly direct effect on the respiratory center of the brain in controlling respiration. ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे, जो कि ब्रेन से कंट्रोल होता है ना। ये जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का, जब ये ब्रेन से कंट्रोल होता है तब। ओके, नाउ केमिकल कंट्रोल हम लोग देख रहे थे। नर्वस कंट्रोल तो समझ में आ गया। केमिकल कंट्रोल क्या होता है? सो लार्ज नंबर ऑफ कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं हमारे कैरोटॉइड बॉडीज पे। बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे कैरोटॉइड बॉडीज पे लोकेटेड होते हैं। अब ये बाइलेटरली लाई करते हैं बाई फ्रैक्शंस ऑफ द कॉमन कैरोटॉइड आर्टरीज। अब देखो इनके जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं ये पास होते हैं ग्लॉसोफेरिंगल कैर्नल नर्व से एंड दस टू डॉर्सल रेस्पिरेटरी एरिया टू द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सी यहाँ पे क्या लिखा है? लार्ज नंबर ऑफ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं हमारे कैरोटॉइड बॉडीज पे। अब ये लाई करते हैं बाइलेटरली, किस फॉर्म में? इन द
बाइफ्रैक्शंस ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। बाइफ्रैक्शंस के फॉर्म में ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के मतलब साथ रहते हैं। नाउ एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं ये पास होते हैं ग्लूस्फोरेग्नल क्रेनियल नर्व से, और दस डोर्सल रेस्पिरेटरी एरिया जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। उसके बाद रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और सेंड कर देते हैं नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। ओवरऑल देखो इनका काम क्या होता है, सिग्नल्स भेजते रहते हैं। अब ये सिग्नल्स जो होते हैं जैसे ही इनको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के बारे में पता चलता है तो ये सिग्नल्स भेजने लगते हैं, और जिसके लिए तुरंत एक्शन बॉडी लेने लगती है। रिदम की वजह से, सिग्नल्स की वजह से तुरंत एक्शन लेने लगते। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। यहाँ पे देखो अस्थमा दिया हुआ है, एम्फाइसेमिया दिया हुआ है, एम्फाइसेमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये 3 दिया हुआ है। हमें इसके सिम्टम, प्रिवेंशन बताने हैं, कॉजेस भी बताना है। सबसे पहले अस्थमा की बात करें। अस्थमा तो मतलब एक कॉमन है, कई सारे लोगों को सुना भी होगा आपने, नहीं सुना है तो हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है ब्रीदिंग में। कॉजेस क्या होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं, कुछ एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये हो जाता है। ये एलर्जेंस जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं और रिलीज करते हैं हिस्टामिन को फ्रॉम द मास्ट सेल, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकीहोल्स। देखो एलर्जेंस जो होते हैं इसकी वजह से हमारी बॉडी से एक केमिकल निकलने लगता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है ये मास्ट सेल से निकलते हैं। अब इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है, हमारे जो जिसको अस्थमा हुआ रहता है उनको ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और ब्रोंकाई होल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, ये इसके कॉजेज हैं। सिम्टम्स अगर बात करें तो कफिंग होने लगती है, विजिंग होने लगता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस क्लॉग टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंकी होल्स। कफिंग, वीजिंग, एक्सेस अमाउंट के म्यूकस जो होते हैं वो ब्रोंकाई और ब्रोंकाई होल्स के पास कलेक्ट होने लगते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है, जब भी कोई ऐसा एलर्जेन हो, एलर्जी पार्टिकल हो जिससे एलर्जी होती हो तो उसे एलर्जेन बोलते हैं। उस एलर्जेन से दूर रहना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। आइदर फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो प्रिवेंशन करना इज ज़्यादा बेटर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज आपकी थी एम्फाइसेमा। ओके, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंकाई होल्स और एल्वियोलर सेक। इसमें क्या होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट को कंज्यूम करते हैं, उनके में ये ज़्यादा पाया जाता है। कॉजेस क्या है, सिगरेट स्मोकिंग एंड इनहेलेशन ऑफ अदर स्मोक और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। स्मोकिंग करने से क्या होता है, इनहेलेशन होता है, स्मोक अंदर जाती है, ये हमारे जो एल्वियोलर वॉल्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अब जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग नॉर्मल मतलब बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको स्मोक के फॉर्म में यूज़ करते हैं या उस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर रेगुलर यूज़ किया जा रहा है तो कुछ टाइम बाद एल्वियोलर वॉल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इसके बाद इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर सेप्टा, सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंजेस रिड्यूस, लंग्स इन्फ्लेटेड, एक्सहेलेशन बिकम्स डिफरेंट। अब भाई जब एल्वियोलर वॉल्स जो है यही डैमेज कर जाएगा तो क्या होगा, जब मतलब इनहेल करते हैं तो वो स्पेस कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो कोलैप्स हो जाता है एल्वियोलर सेप्टा में, और जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है गैसेस एक्सचेंज का, एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, तो वहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता है, जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। प्रिवेंशन क्या आता है, जैसे स्मोक जो कर रहे हैं, सिगरेट जो कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे एयर के कांटेक्ट में हैं जहां स्मोकिंग या फिर ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं, तो वहां से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये इसके प्रिवेंशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये देखो क्या होता है। ड्यू टू ऑक्यूपेशनल ऑफ इंडिविजुअल स्पेशली दोज इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज में, जैसे जहाँ पे हमारे स्पाइसेस की ग्राइंडिंग होती है या जहाँ स्टोन्स का ब्रेकडाउन होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे फॉर्म में की जाती हैं, तो ऐसे डस्ट जहाँ उड़ते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, occurs due to chronic exposure of harmful substances as silica, asbestos, etc. जब मतलब हम लोग जब ब्रीथ करते हैं, जो आसपास सराउंडिंग में पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी अंदर चले जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर जो होता है उसके पास हार्मफुल सब्सटेंसेस जाते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे सिलिका हो गए, एस्बेस्टोस हो गए, ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी फेल टू कॉप विद सिचुएशन, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है वो कितनी देर काम करेगी, कोई पर्टिकुलर उसी एरिया में मान लीजिए बहुत टाइम से रह रहा है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म भी वीक पड़ने लगता है और ये सिचुएशन आ जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, प्रोलिफरेशन होने लगता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन होने लगता है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अपर पार्ट के, लंग के अपर पार्ट के, तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन होने लगता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस यहाँ से भी मतलब ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, या फिर अगर हैं तो प्रोटेक्टिव कवर कर लेना चाहिए, जैसे प्रॉपर मास्क लगा लीजिए, हेयर फेस को पूरा कवर कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। मिनिमाइज यूज़ ऑफ हार्मफुल डस्ट, हार्मफुल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स एंड क्लोथिंग एट वर्क प्लेस, अगर कोई पर्टिकुलर इस वर्क प्लेस पे तो प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर फेस कवरिंग, ये सब कर लेना चाहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ वर्कर्स, इंडस्ट्रीज को रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए अपने वर्कर्स का, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाई इज इट नॉट एडवाइसेबल टू स्लीप इन क्लोज रूम वार्म्ड विद बर्निंग ऑफ कोल्स कंटिन्यूअसली। ठंडियों के टाइम में क्या होता है, लोग कोल जला लेते हैं रूम में, है ना, अंगीठी जला लेते हैं, अब वो अंगीठी जला के वो सो जाते हैं, लेकिन मना किया जाता है कि अंगीठी उसी रूम में जला के नहीं सोना चाहिए, इससे इंसान की डेथ हो जाती है। क्यों होती है, हमें यही रीज़न बताना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, जो पर्सन रूम में स्लिप कर रहे हैं, मतलब जब कोल जलता है तो क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें रिलीज होती हैं। अगर पर्सन को स्लीप कर रहा है इन सच रूम, दे गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती रहती है। जैसे अगर रूम ओपन रहता है तो वो निकल जाता है, लेकिन अगर रूम पैक है, रूम बंद करके कोई सोता है, तो वहाँ से वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाती और उसी पर्सन की बॉडी में जाती रहती है। ये पॉइजनिंग गैस होती है। अब बॉडी में क्या काम करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ये कंबाइन कर जाते हैं हीमोग्लोबिन से बहुत तेजी से, ओके। देन ऑक्सीजन की जगह पे ये बड़े तेजी से हमारी बॉडी में जाते हैं और उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, और फॉर्म करने लगते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है अमाउंट ऑफ फ्री हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम बढ़ जाएंगे। क्यों कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेंगे, तो जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन तो बचा ही नहीं, तो ये फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन रहते हैं ये नहीं बच पाते। Thus, tissues are starved of ऑक्सीजन, टिश्यू को ऑक्सीजन की स्टार्विंग होने लगती है, उनको नीड होने लगती है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप इन क्लोज रूम वार्म्ड विथ कोल्स। ओवरऑल समझ में आया, ये जो कोल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम लोग ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में चला जाता है, वहाँ से ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। हीमोग्लोबिन से मिक्स होने के बाद जो फ्री ऑक्सीजन है, फ्री हीमोग्लोबिन है जिसे ऑक्सीजन से बाइंड होना था, वो कम पड़ जाते हैं। तो जो टिश्यू होते हैं उनको स्टार्विंग होने लगती है, वो रिक्वायर्ड करते हैं ऑक्सीजन, दे डोंट वांट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहाँ पे उसकी कमी पड़ने लगती है जिस वजह से इंसान की
डेथ हो सकती है और बहुत पॉइजनिंग इफेक्ट कर सकता है। दैट्स वाई मना किया जाता है कि ऐसे रूम्स में नहीं सोना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मरीन मैमल्स आर एबल टू मेक लॉन्ग अंडर वाटर डाइव्स। मरीन मैमल्स जैसे कि फिशेस होती हैं, ये कैसे अंडर वाटर डाइव्स इतने लॉन्ग टाइम तक कर लेती हैं, ये हमें बताना है। मरीन एनिमल्स कौन से होते हैं जो बहुत लॉन्ग अंडर वाटर ड्राइव करते हैं? दे आर सील्स एंड व्हेल्स। सील्स और व्हेल्स होते हैं। अब ये लॉन्ग अंडर वाटर डाइव कैसे कर पाते हैं? बिकॉज मोर ब्लड पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इनका जो बॉडी वेट होता है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। वेल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी होती है वेल। अब इनकी बॉडी में उतना ही ब्लड होगा। ओके, अब ब्लड ज़्यादा है तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा बाइंड कर लेगा। फाइन, तो ये फ्री हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब तक ये जाते हैं घूम के चले आते हैं। कैन स्टोर मोर ऑक्सीजन इन ब्लड एंड मसल्स। ये ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं ब्लड में और मसल्स में। यही बताया कि इनकी जो बॉडी की जो मतलब कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड ज़्यादा होता है, मसल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो अब उसमें ऑक्सीजन तो ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो बड़े इजीली ये चले जाते हैं। हैव अ लार्ज स्प्लेन विद ब्लड। लार्ज स्प्लेन होता है ब्लड के साथ। कैन रिड्यूस ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट व्हेन अंडर वाटर। अब जैसे जैसे ये पानी के ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो ऑक्सीजन को ये कम यूज़ करते हैं, धीरे धीरे यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, तब इनका काम बड़े आसानी से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल। क्या होता है अगर कोई पर्सन हिल्स पे ऊपर जा रहा है तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या चेंजेस आते हैं, हमें ये बताना है। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा जैसे कि जो हमारे मंदिर हैं या जो ऊंची चट्टानें हैं वहाँ पर जाते जाते इंसान को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। सुना होगा आपने, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? वहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है ना वो कम होने लगता है। अब ऑक्सीजन का लेवल होगा तो हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन, है ना, रिस्पायर नहीं कर पाते, इनहेल नहीं कर पाते। दैट्स वाई इंसान को प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी ऑर्गन्स में पेन होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेट्स सी, एट हिल्स द प्रेशर ऑफ एयर फॉल एंड द पर्सन कैनॉट गेट इनफ ऑक्सीजन इन द लंग्स फॉर डिफ्यूजन इन ब्लड। जैसे जैसे हिल्स पे जाते हैं जो प्रेशर होता है एयर का, एयर जो होता है वो फॉल करने लगता है और पर्सन जो होता है इनफ ऑक्सीजन नहीं उसको मिल पाता ताकि उसको डिफ्यूजन हो सके, उसके लंग्स को इनफ एयर नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता ताकि ब्लड में उसका डिफ्यूजन हो सके। सो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन फील ब्रीथलेसनेस। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, अगर आपको ही ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग क्या फील करेंगे, ब्रीथलेसनेस फील करने लगे ना, मतलब ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, हेडेक होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, नोजिया, मेंटल फटीग एंड ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन, नेल्स एंड लिप्स। थकान होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, सर्दी जुकाम जैसा नोजिया भी होने लगता है, स्किन का कलर, आपके नेल्स का कलर, लिप्स का कलर, ये सब ब्लू होने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वहाँ पे जो एयर होता है वो कम होने लगता है, दैट्स वाई। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। अगर कोई टॉपिक रह गया हो या अगर आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम हो सो यू आर फ्री टू आस्क, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।